झारखंड समेत देश भर में भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन पर हर्षोल्लास। बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। बाबूलाल मरांडी ने जामताड़ा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर एसआईआर पर किया विमर्श। खान खनिज अधिनियम पर बोले झामुमो और कांग्रेस में अवैध कारोबार के बंद होने की छटपटाहट। सीईओ का नए वोटरों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर। एसआईआर से जुड़े नोटिस की सुनवाई के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। और गुमला की बेटियों ने जीता सुब्रतो मुखर्जी अंडर 17 फुटबॉल कप का खिताब। फाइनल में मिजोरम की एनसीसी टीम को हराया। चैंपियन टीम को बधाइयों का तांता। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। रक्षाबंधन का त्यौहार आज झारखंड समेत पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाई बहन के स्नेह, विश्वास और अटूट बंधन के इस पर्व में बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर उनके दीर्घायु और खुशहाली की कामना की। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। रक्षाबंधन के मौके पर आज बाजारों में चहल पहल देखी जा रही है। साथ ही बस अड्डों पर भी लोगों की भीड़ नजर आ रही है। राखी और मिठाइयों समेत तरह तरह की सामग्रियों से पूरा बाजार गुलजार है। रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर दिल्ली के बाजार सजे हुए हैं। वहीं बाजारों में आधुनिक डिजाइन वाली राखियों के साथ साथ पारंपरिक राखियों की भी खूब मांग देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और राजनेताओं ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार याद दिलाता है कि हर रिश्ता भरोसे, संवेदनशीलता और आपसी सहयोग के आधार पर टिका होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हर नागरिक से परिवार और समुदायों के बीच रिश्तों को मजबूत करने का संकल्प लेने और इसी भावना के साथ विकसित भारत की ओर आगे बढ़ने का आग्रह किया है। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि यह हर्षोल्लास का पर्व प्रेम, स्नेह और एकजुटता के बंधन को और मजबूत करे तथा हमें करुणा, सद्भाव और आपसी सम्मान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करे। सभी के सुख और शांति और समृद्धि की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए। स्नेह, अपनत्व और आपसी विश्वास की डोर सदैव अटूट बनी रहे, यही कामना है। इधर राज्य में भी रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर भाई बहन के खास रिश्तों का जश्न मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर राज्यवासियों को बधाई दी है। राज्यपाल ने इस पावन मौके पर सभी के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के स्नेह और विश्वास का पर्व ही नहीं बल्कि उस अटूट रिश्ते और जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है जो हमारे परिवार और समाज को मजबूत बनाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम, विश्वास और स्नेह का प्रतीक का पर्व है। राखी का धागा सुरक्षा, शुभकामना और रिश्तों की मजबूती का संदेश देता है। इस रिपोर्ट में जानिए रक्षाबंधन से जुड़ी परंपराओं और सांस्कृतिक महत्व के बारे में। सावन की पूर्णिमा आते ही घर आंगन में राखियों के रंग उतर आते हैं। भाई बहन की कलाई पर राखी बांधती है, तिलक लगाती है और उसकी सुख समृद्धि की कामना करती है। भाई भी बहन के प्रति स्नेह और उसके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहने का संकल्प दोहराता है।
मिठाई की मिठास और उपहारों की खुशी के बीच ये पर्व रिश्ते की उस आत्मीयता को उत्सव में बदल देता है जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं है। रक्षाबंधन की परंपरा केवल भाई बहन तक सीमित नहीं रही। भारतीय लोक जीवन में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा व्यापक रही है। पुरोहित अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं और लोग अपने प्रियजनों के प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हैं। यही वजह है कि राखी का धागा धीरे धीरे सुरक्षा, विश्वास और शुभकामना के व्यापक प्रतीक के रूप में भी देखा जाने लगा। समय बदला तो राखी का संसार भी बदल गया। रेशम और सूत के पारंपरिक धागों से लेकर रंग बिरंगी और पर्यावरण अनुकूल राखियों तक बाजारों में इनकी अनेक छवियां दिखाई देती हैं। दूर शहरों और विदेशों में रहने वाले भाई बहन डाक, कुरियर और डिजिटल संदेशों के जरिए भी इस रिश्ते की गर्माहट साझा करते हैं। रक्षाबंधन की असली खूबसूरती राखी में नहीं, उस भावना में है जो एक धागे को रिश्ते का वचन बना देती है। दूरी चाहे कितनी भी हो, समय कितना भी बदल जाए, भाई बहन का ये स्नेह हर साल सावन की पूर्णिमा पर फिर से अपनी डोर मजबूत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आदिवासी एकता महाजुटान रैली के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने आगामी 30 अगस्त को मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाली आदिवासी एकता महाजुटान रैली में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का न्योता दिया। संताल परगना के प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने भी सीएम आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जामताड़ा में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर एसआईआर गतिविधियों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में करीब 14,000 आदिवासियों का नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने पर चिंता जताई और कार्यकर्ताओं को इसके निराकरण के लिए गांव-गांव जाकर जरूरी पहल करने की हिदायत दी। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि स्थानीय मंत्री और विधायक के इशारे पर यह कार्य किया गया है। बूथों में, गांव में जाकर के, बूथ नहीं गांव में जाकर के आप लोगों को देखें, क्योंकि कौन कहां शिफ्ट किया ये तो पता चले। भाई इस प्रकार की जो दिखा दिया, इतनी बड़ी संख्या में शिफ्टेड और इतनी बड़ी संख्या में अब्सेंट दिखाना संथाल आदिवासियों का, तो मैं समझता हूं कि ये मताधिकार से वंचित हो जाए कोई, क्योंकि यहाँ के वो आदिवासी है, मूलवासी है, और उन्हीं का नाम अगर इतनी बड़ी संख्या में एक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि और जगह ऐसा नहीं हुआ है, जामताड़ा में ही इस प्रकार की ये जो शिकायतें, इसलिए आज मैं आया था और सभी आदिवासी हमारे लाल भाई कार्यकर्ता थे। खान और खनिज संशोधन अधिनियम को लेकर राज्य में राजनीतिक के मंच पर गर्माहट दिख रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस और झामुमो पर इस विषय के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। जामताड़ा में पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने कहा कि नए संशोधन विधेयक लागू होने से कोयला और लोहा का अवैध कारोबार बंद हो जाएगा। इसी से बौखलाकर ये दोनों पार्टियां जनता को गुमराह करने के लिए हल्ला मचा रही हैं। 6 वर्षों में कितना नदी के बालू को इन्होंने ऑक्शन किया है? नहीं किया है, सब इलीगल चल रहा है। पत्थर की खदान 6 वर्षों में कितनी लोगों को लीज दिया है? सब इलीगल चल रहा है। आयरन ओर की खदानों को एक भी नहीं चालू किया, एक भी ऑक्शन नहीं किया, सब इलीगल चल रहा है, क्योंकि इनका इलीगल धंधा बंद ना हो, इसलिए यह आंदोलन कर रहे हैं। इधर रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने भी कहा है कि राज्य में खान और खनिजों की लूट बंद होनी चाहिए। रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि लूट बंद होने के लिए अगर कोई अभियान राज्य की सत्तारूढ़ पार्टियां चलाएं तो वे भी इसमें शामिल होंगे। देखो, एमएमडीआर राज्य की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। जो आंदोलन कर रहे हैं उनको आंदोलन करना चाहिए, मैं भी साथ दूंगा, लेकिन आंदोलन करो इल्लीगल माइनिंग के खिलाफ। अब आप देखो, कोल का जो रेट है
पर टन 1221 रुपया। वो 1200 रुपया लैंडिंग कॉस्ट है विथ ट्रांसपोर्टेशन हर कुछ करके वो 1221 रुपये झारखंड को, बंगाल को और उड़ीसा को पड़ता है 1221 रुपये। अब जो टैक्सेस लगते हैं, राज्य सरकार जो टैक्स लगाती है वो उड़ीसा में वही कोयला 1708 रुपये बिकता है। वही कोयला जो 1221 रुपये प्रत्येक टन मिलता है बंगाल 1218 में बेचता है, और वही कोयला 1221 जो प्रत्येक टन मिलता है झारखंड 2460 रुपये में बेचता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खनिज संसाधनों पर राज्य द्वारा सेस लगाए जाने के अधिकार को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि भाजपा को अब यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसे झारखंड के हित और संवैधानिक अधिकार से परेशानी है या उन पूंजीपतियों से जिन पर इस व्यवस्था का आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है। रांची के हरमो स्थित केंद्रीय कार्यालय में कल आजसू पार्टी की अहम बैठक हुई। इस दौरान पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने संगठन मजबूती और जनाधार बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने संगठन के पुनर्गठन और विस्तार के साथ समाज के सभी वर्गों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। श्री महतो ने छात्र आंदोलन के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए दमनात्मक कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की। पार्टी द्वारा सभी जिला मुख्यालयों में इसके खिलाफ पुतला दहन किया जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल एसआईआर कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया के तहत दावा आपत्ति के चरण को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। सीईओ ने कहा कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है उनकी सुनवाई उनके नजदीकी शिविर में सुनिश्चित की जाए। नए वोटरों को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए श्री कुमार ने विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि होम टू रोल सत्यापन के दौरान एक परिवार के सभी मतदाताओं को एक ही मतदान केंद्र पर सूचीबद्ध करना सुनिश्चित करें। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीआईडी जांच जारी है। जेएससीसी सीजीएल परीक्षा में अनियमितता मामले में सीआईडी ने 2 आरोपियों सुमांश प्रकाश और सहयोगी राहुल कुमार को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। सीआईडी के विशेष कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सीआईडी के अनुसार सुमांश प्रकाश जेएससीसी सीजीएल परीक्षा के संचालन से संबंधित कार्यों से जुड़ा था। जांच के दौरान उसके सहयोगी राहुल कुमार की भूमिका भी सामने आई थी। नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। जल प्रलय की एक और आशंका जताई जा रही है, जिसे लेकर नेपाल से लेकर भारत तक प्रशासनिक महकमा अलर्ट मोड पर है। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में भारत नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा है। की हानि हुई है, बहुत सारे तीर्थयात्री भी अभी मिसिंग हैं और भारत सरकार पूरी तरह चिंतित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही नेपाल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी से बात की और जो भी मदद है वो मदद तुरंत पहुंचाई जा रही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस भारी पीड़ा और जो प्राकृतिक आपदा है उससे देश जो नेपाल है, तिब्बत है, उससे जल्दी उभरे और नागरिक जो मिसिंग है वो जल्दी से जल्दी मिलें और जो घायल हैं उनका उपचार त्वरित हो, ऐसी ईश्वर से कामना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय खेल दिवस के पूर्व खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में देश भर के युवाओं और उभरते खिलाड़ियों से संवाद किया। दुमका में बड़ी संख्या में युवाओं और खिलाड़ियों ने इस संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना। उपराजधानी दुमका के संताल परगना महिला महाविद्यालय में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एकीकृत बिहार के पूर्व मंत्री कमलाकांत सिन्हा और अन्य अतिथियों ने इस संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री सिन्हा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और देश की तरक्की होती है। हर बच्चों में खेलने की, कूदने की, व्यापक पढ़ने लिखने की, हंसी खुशी, कविता, साहित्य, इन सारी चीज़ों को वो अगर आत्मसात करता है बच्चा तो ये
देश की तरक्की है कि उस बच्चे के साथ साथ देश की तरक्की है। दुमका में बड़ी संख्या में युवाओं और खिलाड़ियों ने इस संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना, जिस दौरान उनमें खासा उत्साह देखने को मिला। लोग देख रहे हैं पिछले 10 सालों में जो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट बढ़ा, न सिर्फ पार्टिसिपेंट बढ़ा है, काफ़ी मेडल भी बढ़े हैं। कई इलाका ग्राम में जो खिलाड़ी नहीं निकल पाते हैं, उस योजना के तहत अब खिलाड़ी आगे आके निकल रहे हैं और उसी के तहत उनका सिलेक्शन होके अभी देश के लिए सब सपना जो देखते हैं वो साकार होते दिख रही है। एसपी महिला कॉलेज के खेल पदाधिकारी डॉक्टर हनीफ और इस संवाद कार्यक्रम से जुड़ी एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर महाश्वेता ने प्रधानमंत्री की पहल को युवाओं के लिए उपयोगी बताया। युवाओं में ये उत्साह होनी चाहिए और एक जुनून होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए और उसके अंदर एक ऐसी भावना का विकास होना चाहिए कि भाई खेल के द्वारा भी हम अपना स्थान अपने जीवन में और पूरी दुनिया में बना सकते हैं। दुमका के युवाओं के लिए खेलो इंडिया संवाद प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के अवसर के साथ खेल के मैदान से देश के भविष्य तक अपनी भूमिका को समझने और नई आकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ने का एक मंच भी बना। दुमका से गौतम कुमार की रिपोर्ट। जामताड़ा के डिग्री कॉलेज नाला फतेहपुर में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का कल जीवंत प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों और खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना और ऊर्जान्वित करने वाला बताया। जामताड़ा के डिग्री कॉलेज नाला फतेहपुर में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में मौजूद खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों ने कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन से उनमें न सिर्फ ऊर्जा का संचार हुआ है बल्कि काफी नई जानकारी भी प्राप्त हुई है। मैं यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ उससे बहुत अंदर मोटिवेशन आया और मैं चाहती हूँ ओलंपिक खेलना। पहले के ज़माने में जैसे लड़कियाँ निकलती नहीं थी घर से, वो कुछ आगे नहीं करती थी क्योंकि रोका जाता था घर से, लेकिन आज हम लड़कियाँ ही वो देश का भविष्य है और हम देश का नाम रोशन कर रही हैं। सबसे फर्स्ट लड़कियाँ रहती हैं। खिलाड़ियों ने कहा कि देश में खेलो इंडिया तथा अन्य खेल आयोजन हो रहे हैं जिससे प्रतिभा को सही मंच मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने संवाद कार्यक्रम में ओलंपिक की तैयारी के लिए भी जागरूक किया और अगर इस पर अमल किया जाए तो वह दिन दूर नहीं जब ओलंपिक में भारत पदकों की झड़ी लगा देगा। बहुत सारे ऐसे खेलों के बारे में पता भी नहीं है जिन्हें हम खेल सकते हैं और ग्रामीणों तक, ये ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे खेल ऐसे हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि सभी खेलों में पार्टिसिपेट कर सके ताकि अच्छे प्लेयर और निकल सके ग्रामीण क्षेत्र से। हाल के वर्षों में केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में खेल संस्कृति को निश्चित रूप से बढ़ावा मिला है, जिसका असर यह हुआ है कि खेल मंचों पर भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार निखरता जा रहा है और वे देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट। गोड्डा कॉलेज के सभागार में मेरा युवा भारत के तत्वावधान में खेलो इंडिया संवाद का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। गोड्डा कॉलेज सभागार में आयोजित खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। उन्होंने प्रधानमंत्री के विचारों को युवाओं के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। माननीय प्रधानमंत्री ने ये जो ओलंपिक का एक विजन सेट किया है कि 2036 में हमें ओलंपिक के तरफ अपना विजन कंप्लीट करना है, ये बहुत ही अच्छी बात कही और ये बहुत ही अच्छा गोल है जिसके लिए कि हर एक युवा को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने देश को, अपने राष्ट्र को आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। खेल में भी अपने बच्चे या परिवार के लोग आगे बढ़ सकते हैं और खेल जैसा कि पता ही है कि खेल सिर्फ शारीरिक विकास नहीं करता, वो मानसिक विकास को भी ठीक करता है, मानसिक बुद्धि भी बढ़ाता है। इस संवाद कार्यक्रम में एनएसएस के चारों इकाइयों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मौके पर वक्ताओं ने खेलो इंडिया संवाद की सराहना करते हुए कहा कि इस पहल से देश के युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। मोदी जी ने बताया कि हम अपने भारत को विकसित भारत की तरह देखना चाहते हैं। 2036 में जो ओलंपिक यहाँ पर होने जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं जो है वो प्रेरित होकर खेल में अपनी सहभागिता दिखाए, नशा मुक्त भारत की ओर आगे बढ़े। हमारे यहाँ 2036 में ओलंपिक खेल होने जा रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का यह विज़न है कि 2036 के ओलंपिक में हमारा देश, हमारे युवा ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेकर आए, विभिन्न विधाओं में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेकर आए।
कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं के बीच प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। गोड्डा से नीरव किशोर की रिपोर्ट। प्याज और चीनी के मूल्य नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने पहल किए हैं, जिसका बाजार में असर दिख रहा है। प्याज और चीनी दोनों के ही दाम कम हुए हैं, जिससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मोबाइल वैन चलाए जा रहे हैं। देश भर में प्याज की कीमतों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एनसीआर में बफर प्याज की खुदरा बिक्री एनसीसीएफ, नेफेड, सफल और केंद्र भंडारण के आउटलेट के साथ साथ मोबाइल वैन के जरिए की जा रही है। एनसीसीएफ की 9 दुकानों और 40 मोबाइल वैन के अलावा केंद्रीय भंडार के करीब 100 आउटलेट्स के माध्यम से उपभोक्ताओं तक इन प्याजों को पहुंचाया जाएगा। साप्ताहिक बाजारों और ज्यादा भीड़ वाले स्थानों पर भी बिक्री का दायरा अब आगे और बढ़ाया जाएगा। उपभोक्ता विभाग की सचिव निधि खरे ने कहा है कि प्याज का पर्याप्त स्टॉक देश भर में है। जितने भी मेजर सिटीज़ हैं उन सभी जगह पे ट्रक्स के माध्यम से या कांदा एक्सप्रेस के माध्यम से ये प्याज पहुंचेंगे और रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से कंज्यूमर को 35 रुपए किलो के दर से उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली में ही अगर देखें तो करीब हम इसे मोर देन 100 आउटलेट्स के माध्यम से पहुंचा पाएंगे। इसमें एनसीसीएफ के करीब 9 आउटलेट्स हैं, नेफेड के 34 आउटलेट्स हैं और केंद्रीय भंडार के करीब 110 आउटलेट्स हैं और साथ ही साथ हम लोग सफल के साथ भी चर्चा कर रहे हैं, उनके करीब 300 आउटलेट्स हैं। चालू वित्त वर्ष में नासिक से नई दिल्ली के लिए कांदा एक्सप्रेस के जरिए प्याज की खेप जाएगी। इसके अलावा चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी जैसे प्रमुख उपभोग केंद्रों तक सड़क मार्ग से भी बफर प्याज भेजा जा रहा है। 35-40 वैन्स यहाँ से हैं। हमारे अपने निजी जो हमारी नेफेड की दुकानें हैं वो हैं, एनसीसीएफ की दुकानें हैं, उसके अलावा ऑर्गेनाइज रिटेल चेन्स हैं, उनके माध्यम से जिन भी रिटेल की दुकानें जहाँ पे पॉश मशीन है, जहाँ पे ट्रैक एंड ट्रेस अवेलेबल हो सकता है, उन दुकानों से और ई कॉमर्स के माध्यम से भी इसका वितरण किया जा रहा है। और जैसा मैंने अभी बताया कि अभी दिल्ली सरकार के साथ चर्चा चल रही है, जिसमें वो लोग अपने पीडीएस की शॉप जो है उसको हम लोग उनको एक मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। वो दिल्ली सरकार अपने पीडीएस दुकानों से भी उनको नागरिकों को उपलब्ध कराएगी। सरकार ने प्याज की आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रेल और सड़क परिवहन के हाइब्रिड मॉडल को अपनाया है। मोबाइल वैन रिटेल आउटलेट की लोकेशन संबंधित एजेंसियों के सोशल मीडिया हैंडल पर भी साझा की जाएंगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाई जा सके। तैयारी पूरा है। हम लोग नासिक से सॉर्टिंग ग्रेडिंग शुरू कर दिया है और हमारा जो रेल से 385 मेट्रिक टन आ रहे हैं, यानी 21 वैगन्स भर के आ रहे हैं। This will be around 30 to 40 trucks which will be available in Delhi in the evening today, which we will be disposing of through e-auction, through various multi-portal system. Stock is not an issue and we have the logistics and the network to do both wholesale as well as retail. उपभोक्ता मामले विभाग देश भर के बाजार की कीमतों, आवक और मांग के आधार पर बफर स्टॉक से प्याज की निकासी और उसके गंतव्य तय किए जाते हैं। प्याज पर बेहतर प्रयास लगातार जारी है और इसी को लेकर के ये जो तैयारी कांदा एक्सप्रेस है वो भी आ रही है और दूसरी तरफ यहाँ से कई सारी जो मोबाइल वैन्स है वो भी निकाली गई और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि प्याज के दाम जो है उस पर कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी बनती नजर आएगी। कैमरामैन दत्ता के साथ अंकित मिश्रा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। गुमला की बेटियों ने सुब्रतो मुखर्जी अंडर-17 फुटबॉल कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में संत पैट्रिक स्कूल गुमला की टीम ने मिजोरम की एनसीसी टीम को 2-0 से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। यह प्रतियोगिता दिल्ली में आयोजित हुई। विजेता टीम को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। गुमला के उपायुक्त ने भी टीम के खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और अब देखते हैं खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने इतिहास रच दिया है। वो ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। प्रज्ञानंदा ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में मौजूदा चैंपियन फैबियानो कारुआना को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। शानदार वापसी करते हुए उन्होंने जीत दर्ज की। फाइनल के आखिरी दिन प्रज्ञानंदा कारुआना से 6 अंक पीछे चल रहे थे। क्लासिकल गेम्स के बाद वो 3-9 से पिछड़ रहे थे, लेकिन रैपिड सेक्शन में उन्होंने जोरदार वापसी की और दोनों गेम जीतकर स्कोर 11-9 कर दिया। इसके बाद मुकाबला ब्लिट्ज गेम्स में पहुंचा। पहला ब्लिट्ज गेम ड्रॉ रहा, जिसमें दोनों खिलाड़ियों ने जीत के मौके गंवाए। दूसरे ब्लिट्ज गेम में
कारुआना ने जीत दर्ज कर स्कोर 12-12 से बराबर कर दिया और मुकाबला बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। लेकिन प्रज्ञानानंदा ने धैर्य बनाए रखा और ऐतिहासिक खिताब अपने नाम कर लिया। और इस जीत के साथ ही प्रज्ञानानंदा को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि मिलेगी और अगले साल के ग्रैंड चेस टूर में उनकी जगह भी पक्की हो गई है। महिला T20 एशिया कप का आगाज आज से यूएई के दुबई में होगा। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में थाईलैंड का सामना हांगकांग चीन से होगा। 8 टीम्स के इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, इंडोनेशिया, थाईलैंड और हांगकांग चीन हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट 13 सितंबर तक चलेगा। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ करेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला 5 सितंबर को खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम की नजरें खिताब पर होंगी। श्रीलंका मौजूदा चैंपियन है जिसने 2024 के फाइनल में भारत को हराया था। और मोनाको के ग्रिमाल्डी फोरम में आयोजित 2026-2027 UEFA चैंपियंस लीग ड्रॉ में 36 टीम्स के लीग फेज का शेड्यूल तय हो गया है, जिसके तहत प्रत्येक टीम 4 होम और 4 अवे मैचेस सहित कुल 8 मुकाबले खेलेगी। मौजूदा चैंपियंस पेरिस सेंट जर्मेन का सामना बार्सिलोना और मैनचेस्टर सिटी से होगा, जबकि मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला बार्सिलोना से भी तय हुआ है। वहीं रियल मैड्रिड की भिड़ंत आर्सेनल और इंटर मिलान से होगी। 2 सत्रों के बाद वापसी कर रही मैनचेस्टर यूनाइटेड को बायर्न म्यूनिख और एटलेटिको मैड्रिड से भिड़ना होगा। आर्सेनल का सामना बायर्न म्यूनिख से भी होगा और लिवरपूल की टक्कर एटलेटिको मैड्रिड और इंटर मिलान से होगी। इस नए फॉर्मेट के तहत अंक तालिका की शीर्ष 8 टीम्स सीधे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश करेंगी, जबकि 9वें और 24वें स्थान पर रहने वाली टीम्स के बीच नॉकआउट प्लेऑफ मुकाबले खेले जाएंगे। राज्य के कई इलाकों में आज भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जबकि तेज हवा और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य में बारिश का अनुमान जताया है। 29 से 31 अगस्त के बीच कई जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। राज्य में 3 मौसम प्रणालियों के एक साथ सक्रिय होने से बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 28 अगस्त साल 1963 को लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों ने समानता और स्वतंत्रता का आह्वान करते हुए एक मार्च निकाला। सभी लोग वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल पर एकत्र हुए थे। एक दिवसीय इस मार्च में भेदभाव का विरोध किया गया और नागरिक अधिकार कानून को पारित करने की मांग की गई। इस दिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ऐतिहासिक भाषण दिया, जो आई हैव ए ड्रीम यानी मेरे पास एक सपना है के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्टिन लूथर के इस ऐतिहासिक भाषण को अमेरिकी इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित भाषणों में से एक माना जाता है। इस मार्च के कुछ समय बाद नागरिक अधिकारों का कानून बना। इस कानून के तहत रंग, नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल को अलग रखते हुए सभी अमेरिकियों को समान अधिकार देने का आश्वासन दिया गया। मार्टिन लूथर को अमेरिकी समाज में रंग भेद के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन चलाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से मुख्य समाचार। झारखंड समेत देश भर में भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन पर हर्षोल्लास। बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। बाबूलाल मरांडी ने जामताड़ा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर SIR पर किया विमर्श। खान खनिज अधिनियम पर बोले, झामुमो और कांग्रेस में अवैध कारोबार के बंद होने की छटपटाहट। CEO का नए वोटों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर। SIR से जुड़े नोटिस की सुनवाई के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। और गुमला की बेटियों ने जीता सुब्रतो मुखर्जी अंडर 17 फुटबॉल कप का खिताब। फाइनल में मिजोरम की NCC टीम को हराया। चैंपियन टीम को बधाइयों का तांता।